हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। देखिए बाबू, हम आप लोगों को बताए थे कि कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसका सिलेबस जानो, पहले उसके सिलेबस से पहले गो थ्रू हो। जब सिलेबस हो जाए आपका, उसके बाद फिर आज आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपका तैयारी का लेवल कितना अच्छा है और कितना बुरा है। सो तो सबसे पहला काम करना है आपका सिलेबस, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद क्या करना है, जब उससे सब चीज हो जाए उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक और मूव करेंगे। मतलब आप जो है जिसमें देखते हैं कि फंस रहे हैं, इस टॉपिक में ज्यादा फंस रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो बाबू हम कंप्लीट सिलेबस जो है विद इन 2 या 3 मंथ्स में ये सिलेबस आपका झारखंड सहायक आचार्य जिसका मैथमेटिक्स है बाबू, वो आराम से 2-3 महीना में इस सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे बाबू। कहने का मतलब है कि हम जो है 1-2 दिन में इंट्रोडक्शन क्लास करवाएंगे, जिसमें से उस चैप्टर, जैसे भी आज हम सेट से स्टार्ट किए हैं, तो सेट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले 1-2 दिन में। जब 1-2 दिन में कंसेप्ट सारे डिस्कस हो जाएंगे तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या भी जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज एक नया टॉपिक लिए बाबू जिसका नाम है सेट्स। सेट से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज सबसे पहले बात जानते हैं बाबू कि ये सेट्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बेसिक जानकारी है बाबू, ज्यादा कुछ टफ एंड हार्ड नहीं है। बेसिक जानकारी आपको अगर पता होगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ही आता है कि ये सेट्स होता क्या। आपका इंट्रोडक्शन अगर क्लियर है बाबू, कहने का मतलब है कि आपका बेसिक चीज अगर स्ट्रांग रहा तो आप अगर इससे क्वेश्चन घुमा भी दिया जाए तो अगर बेसिक स्ट्रांग रहा तो बना सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको बेसिक कुछ नॉलेज होना चाहिए। जब बेसिक नॉलेज रहा तो फिर क्वेश्चन के, क्योंकि देखिए आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि अगर बेसिक मेरा पूरा स्ट्रांग है ना तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता बाबू। कहने का मतलब है कि बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको ऐसा होगा कि बेसिक अगर स्ट्रांग रहा तो हो जाए क्वेश्चन। अब बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा बाबू कि इसमें क्वेश्चन में तुमको सिखाया कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसको अप्रोच करने का तरीका ये है। समझ में आया। तो आज सबसे पहला काम क्या करते हैं, जानते हैं इसके बेसिक के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले, है ना। देखिए सबसे पहला चीज आता है बाबू कि ये हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये सेट्स होता क्या, सो आता है। सबसे पहला बात तो यही आता है। तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन बाबू कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो सेट है बाबू ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड समझना बाबू। ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये क्या लिखे बाबू, टू पर्सन। ये लिखे हैं बच्चा लोग कि ये जो आपका सेट है ना ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन का सवाल का जवाब पूछें तो आपका जो आंसर होगा वो सभी विद्यार्थी को होगा। जो क्लास में जितने भी सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं सभी का आंसर अगर सिमिलर रहा तो ही कहेंगे कि वो सेट्स के अंतर्गत आता है। जैसे हम अगर आपसे पूछ दें, जैसे एग्जांपल देखिए, हम अगर आपसे पूछ दे बाबू कि सेट ऑफ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर बताओ कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल की संख्या क्या हो, तो बाबू जो आपका आंसर होगा ए आई ओ यू ये सभी का आंसर होगा। मतलब इसका आंसर देख रहे बाबू सभी में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है बाबू ये सेट्स के अंतर्गत आएगा। ये जो है सबका सेट्स के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा सेट्स के अंतर्गत, क्योंकि सेट्स हम मेरा कहता यही है कि ये जो है सो डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि मतलब किसी चीज का सवाल का जवाब या कोई चीज का आंसर जो आप अगर वेरी नहीं कर रहा है, उसका आंसर अगर वेरी नहीं कर रहा है तो उस केस में कहेंगे ये सेट्स है। तो बता बाबू ये तो सभी का आंसर वेरी करेगा नहीं, सभी का आंसर इक्वल ही आएगा। ए ई आई ओ यू ये 5वां हमारे वोवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है सेट्स के अंतर्गत आएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए बाबू, सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10। अब प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है, तो प्राइम नंबर 10 से छोटा क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ये 4 प्राइम नंबर। तो ये आंसर जो मेरा है बाबू ये आपका भी होगा। ये जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए क्लास में ये सभी का आंसर आपका यही होगा चारों। तो ये भी वेरी नहीं कर रहा है तो ये भी आपका सेट्स के अंतर्गत आएगा। मतलब मिला जुला के आपको याद ये रखना बाबू कि मतलब एक ऐसा आंसर या एक ऐसा जो भी सवाल जवाब किया जाए आपसे, तो अगर उसका मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तो उसका जवाब जो आप दे रहे हैं वो सभी से अगर सिमिलर मिल जाए
सभी का अगर सिमिलर मिल जाए तो उस केस में कहेंगे कि ये सेट्स के अंतर्गत आएगा, और किसी का अलग रहा तो वो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। अलग का भी एग्जांपल लेंगे बाबू। जैसे थर्ड नंबर एग्जांपल है, बोला कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। अब इंडियन यूनियन में 28-29 राज्य है बाबू, वो तो सभी का होगा, है ना। इसमें तो है ना कि किसी का 32 होगा, किसी का 40 हो जाएगा, ऐसा तो है ना। सभी के इक्वल क्या 29 राज्य है तो 29 राज्य होगा। उसी तरह यहां क्या है कि सेट ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट इन इंडियन यूनियन। अब पास्ट प्रेसिडेंट जितने भी प्रेसिडेंट रहे बाबू वो सभी के लिए इक्वल ही होगा। अगर जो जानते हैं तो उसको पता होगा कि ये मेरा प्रेसिडेंट है, तो इसका भी आंसर कहीं से वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी जो है सो सेट्स के अंतर्गत आएगा। अब देखिए ये सेट्स के अंतर्गत कौन नहीं आता उसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग लड़का है या लड़की है तो लड़का ही बोलेंगे, तो अगर लड़का है तो अगर हमसे पूछे कि कौन सा इस क्लास में लड़की अच्छा है, तो वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा कि ये हमारे वाले बढ़िया प्योर एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वन पीस है, ये सबसे अच्छी लड़की है। वो अपने आपको दिखाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को, उसका बगल साथ रहेगा, बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड बढ़िया है। मतलब इसमें जो है बाबू वो सभी से चेंज हो जा रहा है। सर को पूछेंगे तो कोई और होगा, मतलब सब लड़का को अगर पूछे तो कोई अलग अलग लड़की को सिलेक्ट करेगा, लड़की को पूछे तो कोई अलग अलग लड़का सिलेक्ट करेगा, लड़की को पूछेंगे तो बोलेगा, वो डायरेक्ट बोलेगी कि नहीं नहीं मेरा तो एकदम खाटे दूध के जैसा है। खाटे दूध सुना है, मतलब एक कटे पानी मिलवल नहीं है, एकदम पूरा प्योर जो होता है ना खाटे दूध जैसा है मेरा। सब जो भी नाम रहेगा, सौरभ, कुंदन, कुछ भी व्हाटएवर जो नाम रहा, एकदम खाटे दूध के जैसा है, ये सबसे बढ़िया लड़का है। लेकिन किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो दूसरे के नाम बताएंगे। मतलब यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि आंसर जो सबका वेरी कर रहा है। कोई लड़की से अगर पूछ रहे हैं कि कोई सा भी मतलब ये इतना लड़का है उसमें सबसे गुड लड़का बताओ, गुड लड़का बताओ, तो ऐसा नहीं है बाबू कि आपका जो 10 गो लड़की या 20 गो लड़की बैठे ये सब सारा जो से एक लड़के को लड़का सेलेक्ट करे। मतलब इसमें आंसर जो है बाबू वेरी हो रहा है। इसका मतलब ये जो है सो आपका सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि सेट्स में ही बताया बाबू कि आपका वेरी नहीं होना चाहिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम अगर आपको कह दिए कि बताओ 2 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो 2 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड पूछ रहे हैं हमसे, तो आप क्या बोलिएगा? हम तो बोलेंगे शेर और भालू है, लड़के लोग बोलेंगे बिलाल कुत्ता है, बिल्ली और कुत्ता है, क्योंकि उन लोग को वह सबसे खतरनाक दिखता है। तो यहां भी आंसर बाबू डिफरेंट आ रहा है। जब आंसर डिफरेंट आए बाबू तो इस केस में हमको पता चल जाना चाहिए कि वो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। मिला जुला के सेट्स का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या है डेफिनेशन बाबू? तो सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक ऐसा सवाल का जवाब जो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे कि ये सेट्स के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिए। और अगर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आंसर जो है सो चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो जो है सो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो सेट्स के डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आपको अराइज करे हुए मिलते हैं कि इट इज अ सेट्स और नॉट। बहुत तरह का क्वेश्चन आता है बाबू, दे दिया जाए कोई सा भी एग्जाम्पल, अब बोलेगा ये सेट्स के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। तो सेट्स का डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए जी, अब हम लोग आते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वही किस तरह दिखाते हैं इसको, तो वही लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है सेट्स का। तो इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका बाबू। एक पहला तरीका आपका रोस्टर मेथड और दूसरा तरीका आपका टेबुलर मेथड, या उसको बोलते हैं आपका सेट बिल्डर मेथड, है ना। ये 2 मेथड है आपका। टेबुलर ना इसको सेट बिल्डर ही बोलते हैं, टेबुलर इसी को बोलते हैं ना, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। तो ये रोस्टर मेथड क्या कहता है बाबू? 2 तरीका से हम लोग सेट्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रोस्टर मेथड क्या कहता है? रोस्टर मेथड कहता है कि a set is described by listing elements separated by commas within braces, example of A, E, I, O, U। मतलब बाबू कि एक ऐसा सेट्स का एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट्स का सेट, एक ऐसा एलिमेंट्स का सेट जिसमें ये कर्ली ब्रेसेस हो, जिसमें ये कर्ली ब्रेसेस हो और इसके अंदर बाबू एलिमेंट कुछ ना कुछ लिखा हो, तो इसमें बोलेंगे कि ये जो है सो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? रोस्टर मेथड, है ना। जब भी आपको कोई तरह का एलिमेंट मिले बाबू और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हो, तो इसको बोलेंगे कि ये आपका रोस्टर मेथड के मतलब रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट किया गया है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए बाबू लिखा हुआ है कि AEIOU लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है कि ये रोस्टर मेथड को दिखा रहा है। रोस्टर मेथड में क्या होता है कि जो एलिमेंट, मान लीजिए अभी हम आपसे पूछे कि 2 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो आप तो बोलिएगा डॉग और बिल्ली,
अब सेट में लिख रहे तो कुछ तो होगा ना रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको लिखेंगे साहब, कोई तो होगा। जैसे भी हम बोले कि 5 और प्लस 2 करो, तो 5 प्लस 2 मतलब दोनों को ऐड करो, 5 और 2 को ऐड करो, तो रिप्रेजेंटेशन तरीका क्या, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, ऐड को क्या दिखाते हैं, प्लस में साइन रख के प्लस कर दिया, इसका मतलब 5 और 2 को जोड़ना है। उसी तरह अगर सेट्स में बोले बाबू लोग कि सेट्स को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो सेट्स को दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक आपका रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है बाबू लोग, जो एलिमेंट जो आंसर आएगा हमको, उसको एलिमेंट के थ्रू इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहां देखिए A-E-I-O-U, ये क्या है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए बाबू यहां जो A-E-I-O-U है, इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे ना, कॉमा के थ्रू लिखे। बस इसी मेथड को हम लोग बोलेंगे सेट रोस्टर मेथड, है ना। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि इन दिस सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर, और इन दिस सेट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। कहने का मतलब बाबू ये जो A-E-I-O-U लिखा है, इसको अगर हम ऐसे भी लिख दो ना बच्चे वालों, I-O-U-E-A, तो भी कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसको भी यही पढ़ा जाएगा, इसको भी जो है सो आपका यही पढ़ा जाएगा A-E-I-O-U, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब है बाबू कि रोस्टर मेथड में अगर आप एलिमेंट को आड़ा तिरछा करके लिखे, ऑर्डर वही कहता है बाबू, आड़ा तिरछा करके लिखे, मतलब एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ, हम इसको आड़ा तिरछा करके लिख देंगे बाबू, तो कोई दिक्कत रत्ती भर का फर्क नहीं होगा। रोस्टर मेथड में यही कहता है कि इसके जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर कोई इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा क्या कहता है बाबू कि रिपीटेशन भी कोई इफेक्ट नहीं करता। रिपीटेशन करने का मतलब है कि यहां अगर हम 2 बार भी ए लिख दे बाबू, अगर यहां मान लीजिए हम 2 बार ए लिख दें, 2 बार ई लिख दें, 2 बार ई लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये कंसीडर करेगा कि A-E-I-O-U ही लिखा है, मतलब ये 2 बार जो लिखा है बाबू, उसको भी जो है ये सेट आपका रोस्टर मेथड वो एक ही बार ही कंसीडर करेगा, समझे। मतलब याद रखिएगा क्या चीज, सबसे पहले तो डेफिनेशन याद रखना आपको कि सेट बिल्डर मेथड में करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। दूसरा का बात आपको याद रखना कि रोस्टर मेथड में जो आपका एलिमेंटों का ऑर्डर है वो आगे पीछे लिख दीजिएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता है। और तीसरा का बात आपको ये याद रखना कि इसमें रिपीटेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब रिपीटेशन करके कितनों बार लिख दीजिए, आपको एक ही बार पढ़ा जाएगा। मतलब यहाँ 2 बार लिख दिया बाबू ए, तो ऐसा नहीं कि उसको 2 बार पढ़ा जाएगा, वो एक ही बार पढ़ाएगा। यहाँ ये मिला जुला के लिखा ही क्या, तो यही चीज वो लिखा है बाबू, वही बोल रहा है कि इसमें जो रिपीटेशन और ऑर्डर का कोई डिफरेंस, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, किसमें, रोस्टर मेथड में। समझ में आ गया पहला रिप्रेजेंटेशन। आते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर मेथड। देखिए सेट बिल्डर मेथड क्या कहता है, क्या सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। अब ये कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या है बाबू, कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो है सो हम लोग एलिमेंट को रखते नहीं, उसके कैरेक्टर को लिखते हैं, इसको प्रॉपर्टी को लिखते हैं कि उसका प्रॉपर्टी क्या है। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू यहां क्या लिखा बाबू कि A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां देखिए बाबू, यहां में ऐसा लिखे ना बाबू A-E-I-O-U, यहां नहीं लिखे बाबू, इस तरह लिखे नहीं है। अगर ऐसा नहीं लिखे बाबू, इसका हम कैरेक्टर लिखे, ये जो लिखा बाबू X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो यही लिखा हुआ है, तो इसका कैरेक्टर लिखे बाबू, मतलब इसका डेफिनेशन लिखे कि X क्या है, तो X एक ऐसा एलिमेंट है जो वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इसका हम लोग क्या लिखे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जब भी लिखेंगे बाबू, तो ये जो है सो कौन तरह का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या करता है बाबू, तो सेट बिल्डर मेथड में एलिमेंट्स को लिखा नहीं जाता, उसके प्रॉपर्टी को लिखा जाता है ना, उसके कैरेक्टर को कैरेक्टराइजिंग किया जाता है। सेकंड में देखिए बाबू, सेकंड में क्या लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और x इज इक्वल टू 2n, और n जो से बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखिए बाबू यहां जो हम लिखे नहीं है, यहां अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है n, तो बाबू यहां क्या होगा 2 2 दूनी का 4 6 8 इसी तरह जाते जाएगा, है ना। लेकिन यहां हम लोग लिखे नहीं है, हम लोग क्या किए, इसका कैरेक्टर लिखे बाबू, इसका कैरेक्टर लिखे हैं, प्रॉपर्टी लिखे हैं। तो इसका कैरेक्टर जब लिखेंगे बाबू, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड। थर्ड में भी उसी तरह बच्चा लोग, थर्ड में क्या है कि x सबको बताइए जो लेस देन इक्वल टू क्या 8 हो, तो यहां लिखे नहीं है, 8 आ रहा है, x जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो अगर रोस्टर, अगर इसी को हम लोग बोलते बाबू रोस्टर मेथड में लिखो, तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोस्टर मेथड में लिखा गया, करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को रख दिए, तो ये रोस्टर मेथड में लिखा है। लेकिन हमको इसको हम ये जो है सो अगर हमको इसी बोलेंगे यही एलिमेंट को सेट बिल्डर मेथड में लिखिए, तो इस तरह लिखा जाएगा कि x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, इस प्रकार के जो x है वो लेस देन इक्वल टू किससे, 8 से, है ना। कैरेक्टर लिखे बाबू, यहां देखिए को हम ये एलिमेंट ने लिखे, इसका कैरेक्टर लिखे, प्रॉपर्टी लिखे,
समझ में आ गया। तो आपको सेट रिप्रेजेंट करने का दो तरीका बाबू लोग, पहला आपका रोस्टेड मेथड है और सेकंड आपका सेट बिल्डर मेथड है। रोस्टेड मेथड क्या कहता है, जिसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को रखा जाता है। रोस्टेड मेथड बाबू ऑर्डर का और आपका रिपीटेशन का कोई इफेक्ट नहीं करता, आगे पीछे भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एलिमेंट को, है ना। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है बाबू कि इसमें जो एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसमें एलिमेंट को लिखा नहीं जाता है, रखा नहीं जाता है, इसमें एलिमेंट के प्रॉपर्टियां को लिखा जाता है कि वो किस तरह के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उसका कैरेक्टर को लिखा जाता है ना। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ गया, सेट समझ में आ गया, उसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया रोस्टेड और आपका सेट बिल्डर में, है ना। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं उसके बारे में क्या पढ़ना फिर। अब देखिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। देखिए सबसे पहले सेट्स क्या है, सबसे पहला सेट से बाबू इम्पटी वाइड नल सेट, है ना। तो सेट इज सेट टू बी इम्पटी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय 5। अब यह नाम से ही पता चल रहा बाबू इम्पटी वाइड नल मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना, उसी को बोलेंगे इम्पटी है। इम्पटी का मतलब क्या है, खाली है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो उसको बोलेंगे इम्पटी सेट। वही लिखा हो अंग्रेजी में, क्या सेट इज सेट टू बी इम्पटी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय 5। इसके मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। इसको डिनोट किससे किया जाता है बाबू, तो 5 से डिनोट किया जाता है, ये याद रखिएगा, 5 से। 5 दिखा रहा है मतलब ये इम्पटी सेट को इंडिकेट कर रहा है। एग्जांपल के थ्रू देखिए बाबू, यहाँ क्या बोला कि a इज इक्वल टू x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो बाबू x स्क्वायर जो है सो माइनस का 2 है ना। अब आपका x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में। आप बताओ x का कोई सा भी रियल नंबर वैल्यू पुट कीजिए, ये कभी नेगेटिव देगा ही नहीं। कभी देगा क्या, कभी नहीं देगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट जो लिखे हैं गुरुजी, ये कुछ कोई एलिमेंट भी नहीं देगा, ये कोई एलिमेंट नहीं देगा, मतलब ये खाली रहेगा गुरुजी, है ना। ये खाली रहेगा। ये 5 से रिप्रेजेंट करता है बाबू, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, खाली रहेगा। तो ये भी आपका इम्पटी सेट कहलाएगा। उसी तरह यहाँ बी में देखिए बाबू 1 लेस देन x लेस देन 2 और x बिलोंग्स कर रहा नेचुरल नंबर से। आप बताओ बाबू 1 से 2 के बीच में x का कौन सा वैल्यू जो है सो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, कोई सा भी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद 2 चल जाता है, फिर 3 चल जाता है। और यहाँ 1 से 2 के बीच में पूछ रहा है तो पॉइंट लगता है भी नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। मतलब इसके अंदर भी सेट हुआ बाबू खाली रहेगा, कोई नंबर भी नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट। नाम से ही पता चल रहा है इम्पटी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट ही ना हो, उसको हम बोलेंगे इम्पटी सेट। समझ में आया, गॉट इट। यहां तक कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बाबू हम लोग पीपीटी लिख के उसके बाद इसलिए समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अभी तो समय कम है। अगर हम चाहेंगे कि उसको लिखा कर बढ़िया से समझावें तो आपका समय भी ज्यादा कंज्यूम होगा बाबू, और ऐसा मानते हैं कि सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। ये इससे क्या होगा कि आपका 1-2 दिन में हम इसका जो जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो कवर कर देंगे, और 1-2 दिन में इसका जो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे हम। समझ में आया, मतलब 4 दिन से हार्डली 5.5 दिन लगेगा एक टॉपिक को कवर करने में। टोटल अगर माने तो 20-25 टॉपिक है, तो 25-25 अगर 25-25 जोड़े तो 125 होता है। तो 25-25 125, तो आपका 3 का होता है ना, तो 12 3 चौके 12 लगभग 3-3.5-4 महीना में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी 5 दिन हम तो मैक्सिमम समय लिए बाबू, हो सकता है 4 दिन में हो जाए, हो सकता है 3 दिन में हो जाए। तो इस तरह का पीपीटी लेके इसीलिए किए बाबू कि समय कम लगेगा और आपका जल्दी विद इन टाइम जो है सबका सिलेबस कंप्लीट हो सके, है ना। चलिए ये समझ में आ गया, नल सेट, वाइड सेट, इम्पटी सेट। मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा सिंगलटन मतलब सिंगल। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। देखिए लिखा भी वही है, क्या सेट इज सेट टू बी सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, है ना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, है ना। केवल एक ही एलिमेंट। एग्जांपल को थोड़ा समझिए बाबू, देखिए एक कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर खाली एक एलिमेंट है बाबू ए, है ना। तो ये आपका सिंगलटन सेट के अंदर आएगा। उस तरह बी एक एलिमेंट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ 5, ये भी आपका सिंगलटन सेट के अंदर आएगा। और यहाँ सी क्या लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से और 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में क्या होता है, 2 एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, है ना। नाम से ही पकड़ना बाबू आप लोग को, सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या, फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट का सेट मतलब क्या है कि जिसके अंदर मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो फाइनाइट हो,
है ना, वही लिखा हुआ है। क्या सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड बाय नेचुरल नंबर। मतलब एक ऐसा सेट जो वाइड हो, वाइड का मतलब क्या, फाइनाइट का मतलब क्या, जो काउंटेबल हो, मतलब जिसको गिन सकते हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसको अनंत बोलते हैं, उसको गिन ही नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा सेट जो या तो खाली हो मतलब जीरो एलिमेंट हो उसके अंदर, तो गिन तो सकते हैं, तो जीरो हो, वाइड सेट हो, या फिर उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, वो आपका है फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से कम इवन नेचुरल नंबर बताना है, तो क्या होगा, 2, 4 इवन नेचुरल नंबर, 100 से कम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, इसी तरह करते करते कहां जाएगा, 100 से कम बोला बाबू, तो 100 से कम लास्ट क्या जाएगा, 98, है ना। अब इसके एलिमेंट में जितने अंदर इसके अंदर एलिमेंट होगा बाबू, उसको काउंट कर सकते हैं। जब इसके अंदर एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं बाबू, तो वो फाइनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी में सोल्जर मतलब सैनिकों की संख्या, ये भी तो काउंटेबल है। अब ऐसे नहीं कहिएगा बाबू गुरुजी उसको गिन सकते हैं क्या, अरे बाबू यहाँ तो हम लोग आदमी को गिन लेते हैं, हम लोग पॉपुलेशन गिन लेते हैं कि भारत का पॉपुलेशन इतना है, चाइना का इतना पॉपुलेशन है, तो ये तो सोल्जर बाबू, ये तो आराम से गिन सकते हैं। ये थोड़ी ना कीड़ा मकोड़ा है कि अन्य भटकल रहेगा, सो इसको काउंट कर ही सकते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में कि सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नेचुरल नंबर बताना बाबू, तो एक ही आपका 2 है ना, वही ना इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर इसको भी काउंट कर सकते हैं, एक एलिमेंट है। फोर्थ में सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑफ द अर्थ, देखिए बाबू इसके पर्सन को गिन सकते हैं कि ये पूरा वर्थ में, ये पूरा अर्थ में कितने टोटल पीपल है, पर्सन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं कि इतना करोड़ या इतना जनसंख्या है पूरा वर्थ अर्थ में, तो इसको काउंट कर सकते हैं। ये भी आपका क्या चाहिएगा, फाइनाइट सेट के अंतर्गत, है ना। इनफाइनाइट, अब देखिए ये नहीं सोचिएगा कि बहुत सारा, यही दिमाग नहीं लगाना आपको कि बहुत सारा आपका आदमी है, ऐसे वैसे कैसे गिन सकते हैं, ये गिनना गया बाबू, नहीं बोलता कि भारत का जनसंख्या इतना है, चाइना कितना है, आपका रशिया कितना है, अमेरिका कितना है, बोलता है मतलब उसके वहां के जितने भी पीपल है उसको गिन सकते हैं हम लोग, ये काउंटेबल सेट के अंतर्गत आता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं बाबू, वो किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट के अंतर्गत। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में जानते हैं इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। अब फाइनाइट सेट में क्या होता है कि जिसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसके एलिमेंट को गिन नहीं सकते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ कि अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इफ अ सेट whose elements कैन नॉट बी काउंटेड, लिखा हुआ कैन नॉट बी काउंटेड बाय नेचुरल नंबर, जिसके एलिमेंट को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखिए बाबू कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब देखो बाबू यही एक प्लेन है ना, एक प्लेन लेनी है। अब क्या बोला यहां कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, कि ऑल पॉइंट्स, अब यहां बाबू प्लेन बाबू, इसके अंदर तो इनफाइनाइट प्लेन पॉइंट्स बनेगा बाबू, है ना, पूरा पॉइंट रहेगा, तो इसके पॉइंट को तो गिन नहीं सकते, किसी भी प्लेन में बाबू पॉइंट जो से इनफाइनाइट पड़ सकता है, इसके पॉइंट को गिन नहीं सकते, इसलिए ये आपका इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अब यही लाइन है बाबू और इसके अंदर प्लेन, ये प्लेन है बाबू, और इसी के अंदर क्या बोल रहा है कि ऑल लाइंस। अब लाइन में भी बहुत सारा हो सकता है बाबू, है ना, इनफाइनाइट हो सकता है, पूरा गिना हो सकता है लाइन आपका, तो इसके भी लाइन को हम लोग गिन सकते हैं क्या, एकदम गिन नहीं सकते, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि x बिलोंग्स कर देगा रियल नंबर से, 0 से के बीच में होगा। अब 0 से के बीच में 0.00001 होगा, 0.0000001 होगा, मतलब इसके और इसके बीच में बाबू इनफाइनाइट नंबर आएगा, इसके भी एलिमेंट को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत। नाम से आपको पता रखना है, इनफाइनाइट सेट पूछ रहे हैं, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट है। एग्जांपल से और बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप जानने से पहले आप लोग को जानना होगा कार्डिनल नंबर क्या होता है, कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या कहता है जानते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए हम ए का कार्डिनल नंबर पूछे, मान लीजिए हम यहां लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। अगर हम कार्डिनल नंबर पूछे ए का, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब हम पूछ रहे हैं कि ए में कितना एलिमेंट हुआ है, तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बस यही बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या बोलते हैं बाबू, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, इट इज डिनोटेड बाय na।
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बाबू ये क्या लिखा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उस सेटवा के अंदर कितना एलिमेंट है उसको काउंट कर लीजिए, बस वही हमारा क्या करेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। मतलब किसी भी सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट रहता है ना बाबू, जैसे इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट हो तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं। तो जितना भी आएगा एक्स वाई जेड, जो भी नंबर आएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि आपका वो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट है। समझ में आया? अब जब ये चीज समझ में आ गया बाबू तो ये चीज भी समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी। अब ये क्या बोल रहा है बाबू, तो आपका इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है कि दो फाइनाइट सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। कब? जैसे यहां ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिए, हम आए थे बी इज इक्वल टू ले लिए एक्स वाई जेड। अब बताओ बाबू यहां एन बी निकालेंगे बाबू तो कितना होगा, मतलब हम कार्डिनल नंबर निकाले किसमें, बी एल सेट्स में, तो कितना 3 एलिमेंट। अब देखो बाबू यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कार्डिनल नंबर मतलब दोनों का इक्वल है बाबू, तो इस केस में कहेंगे कि आपका ये जो है इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट सिंपल सा डेफिनेशन क्या कहता है कि दो फाइनाइट सेट है, अगर दोनों फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहे मतलब कार्डिनल नंबर सेम रहे, तो बस हम उसी को बोलेंगे कि ये जो है सो आपका क्या है, तो ये आपका है इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया? जैसे एग्जांपल में देखिए दिखाया ए 1 2 3 लिया, ए सी डी लिया। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितना है, 3 है बाबू लोग, है ना, 3 एलिमेंट्स है, और इसके अंदर भी कितना एलिमेंट है बाबू, 3 एलिमेंट है एनबी के अंदर भी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए दोनों में सेम है, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है बाबू, और जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या कहता है, ये अलग तरह का सेट है। अलग तरह का कहने का मतलब है कि ये थोड़ा मैच करेगा इक्विवेलेंट से। देखिए क्या कर रहा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। एग्जांपल ये दे रखा है। अब ये क्या कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मेंबर बी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये कहने का मतलब बाबू इक्वल सेट समझिए जस्ट लाइक जुड़वा भाई, जुड़वा बहन। कहने का मतलब है कि दोनों का शेप, साइज, शकल, आंख, नाक, मुंह सब चीज सेम मिले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जुड़वा है। बस अगर कोई सा भी सेट्स वाले हैं बाबू, दो अलग अलग सेट लिए, अगर सभी का एलिमेंट दोनों में मिल जाए बाबू, मतलब इसका जो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो दूसरे के अंदर भी वही एलिमेंट मिले, तो उसी को बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट है। इक्वल सेट है, क्या बोलेंगे, इक्वल सेट है। दोनों का शकल सूरत एकदम एक जैसा रहेगा बाबू, ऐसा नहीं कि ओकरा में 4 एलिमेंट अगर में 3 एलिमेंट है, ये नहीं कहा गया इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, यही लिखा बाबू कि टू सेट्स ए एंड बी इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारा एलिमेंट जो है सो मेंबर रहेगा बी का, और बी का सारा एलिमेंट जो है सो मेंबर रहेगा किसका, ए का। तो उसी केस में हम बोलेंगे कि ए जो है सो आपका ए और बी जो है सो इक्वल सेट है ना। मतलब जस्ट लाइक एलिमेंट हुआ ए और बी में अगर बोल दिए कि इक्वल सेट है, इसका मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट हो वो बी के अंदर भी पक्का वही एलिमेंट हुआ रहेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट्स। मतलब इसको जुड़वा की तरह सोचना है ना, जुड़वा जैसा बच्चा होता है, जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, है ना, तो बस उसमें क्या होता है, सब चीजें सेम सेम रहता है, तो उसी तरह इसमें भी जो सारा चीजें सेम सेम रहेगा, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू, जैसे यहाँ क्या लिखा 1 2 3, यहाँ क्या लिखा 2 3 1 1 2। बाबू रिपीटेशन में कोई काम करता नहीं है, ऑर्डर का भी कोई यूज है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2, मतलब ऑर्डर भी जो है रोस्टर मेथड में बताया बाबू कि ऑर्डर भी कोई इफेक्ट नहीं करता ना, रिपीटेशन कोई इफेक्ट करता है। तो मिला जुला के क्या लिखा 1 2 और 3 लिखा हुआ है ना, 1 2 3। अब इसके अंदर भी 1 2 3 बाबू, इसके अंदर भी 1 2 3 है। देखिए आपका सेटवा कार्डिनल नंबर तो दोनों में इक्वल है, लेकिन सेटवा में भी एलिमेंटवा भी देखिए बाबू 1 2 3 1 2 3, इसके अलावा कोई एलिमेंट है इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं। मतलब इसका शकल एकदम जस्ट मैच कर रहा है कि नहीं, एकदम मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो ए और बी है ये आपका इक्वल सेट के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया? इक्वल सेट किसको बोलते हैं बाबू, जिसमें एकदम एलिमेंट जो एकदम एग्जैक्ट सेम से मिले, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, इक्वल सेट है। अब आते हैं हम लोग एक चीज नोट में एक चीज बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। ये बात सही बोल रहा है कि इक्वल सेट जो है बाबू 100% आपका इक्विवेलेंट सेट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट होता क्या है, तो इक्विवेलेंट सेट होता है कि आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो है सो अगर इक्वल रह गया तो इसको बोलेंगे
कि ए और बी जो है इक्विवेलेंट सेट है। मतलब ए और बी में क्या एलिमेंट है उसको कोई पता मतलब नहीं है, इक्विवेलेंट सेट में बता रहे हैं। सिर्फ उसमें एलिमेंट व कार्डिनल नंबर जो है दोनों में सेम रहना चाहिए। देखिए 3 3 है तो इक्वल सेट बाबू हमेशा आपका इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है सो इक्वल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एग्जांपल यहाँ लिखे 2 3 8 1 8 10 यह 4 एलिमेंट है, और यहाँ बी सी एफ यहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो ये तो आपका इक्विवेलेंट सेट है बाबू। क्या इक्वल सेट है? एकदम नहीं इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ आपका तो अंक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ अल्फाबेट लिखा हुआ है। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? ये एलिमेंट अगर इसमें रहता तो बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या चाहिए? दोनों में सेम एलिमेंट रहना, है ना। मतलब ये बात आपको याद रखना है कि आपका प्रत्येक इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट जो है ऐसा जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट होगा। समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ सेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं आप सबसेट्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं कि ये सबसेट क्या होता है। अंग्रेजी बन लेते हैं, पहले अंग्रेजी भांज लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा हो कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बाबू कि मान लीजिए कि ए और बी कोई दो सेट है ना। अगर ए का सारा एलिमेंट बाबू, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो इस केस में कहेंगे कि ए जो है सो मेरा सबसेट है किसका? बी का। समझ में? मान लीजिए इसमें इसके अंदर आपका 1 2 रहा है ना, और इसके अंदर जो है सो 1 2 3 4 कुछ भी रहा। अब देखिए बाबू वो 1 2 है, ए का सारा एलिमेंट 1 2 है, और बी के मतलब बी के एलिमेंट का क्या बोले हम कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करे तो बाबू 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, मतलब इसका सारा एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए जो है सब मेरा सबसेट कहलाएगा किसका? बी का सबसेट, है ना। अरे बाबू जैसे नहीं होता कि फादर और जैसे मान लीजिए ए जो है सबका बेटा है और बी जो सब बाप है ना। तो ए बेटा है, बी बाप है, तो ए बेटा बेटा रहता है और बी बाप बापे रहता है। कहने का मतलब है कि आप कितना भी कुछ महान कर लो, पिताजी से तो आगे नहीं निकल सकते हो, है ना। महान का मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी कर लिए, ये कर लिए तो पापा कमा रहे 15,000 तो हम इतना कमा रहे, वो मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि पिताजी का दर्जा पिताजी जैसा होता है ना बाबू। ऐसा थोड़ी ना कि आप कितना भी अमीर बन जाओ, कितना भी धन दौलत जुटा जाओ तो आप अपने पापा से बहुत आगे निकल जाओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। पापा पापा ही होते हैं। तो उसी तरह मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि आपका जो ये आपका सबसेट होता है बाबू, वो क्या होता है कि वो अगर ए सबसेट है बी का, सबसेट को ऐसे दिखाते हैं ना, अगर ए सबसेट है बी का तो पक्का है बाबू कि ए का सारा एलिमेंट हो जो ना बी में होगा, है ना। सबसेट मतलब सेट का एक सबसेट, उसी से सेट से जो निकला है सबसेट, उसी को बोलेंगे हम सबसेट है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ में आया, नहीं समझाया ना, तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया, हम एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया, समझा दिया कि 1 2 एलिमेंट है बाबू ए का और 1 2 3 4 एलिमेंट है बी का। आप देखिए ए का सारा एलिमेंट बाबू बी में बिलोंग कर रहा है, बी में तो है, तो वही कहता है, क्या बोलता है कि यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी का एलिमेंट है बाबू, तब ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सबसेट है किसका? बी का, है ना। अब इसको दिखाते हैं इस तरह। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट होता है कि ए एंड बी टू सेट्स, इफ ए सबसेट बी है एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये क्या करना चाह रहा बाबू, अभी हम आपको सबसेट बोले बाबू, अगर यहाँ 1 2 3 4 भी रहा बाबू, जैसे यहाँ 1 2 3 4 भी रहा, 1 2 3 और 4 भी रहा, तो भी ये कहलाएगा कि ये जो है सबसेट है किसका? बी का। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। लेकिन प्रॉपर सबसेट का तो बाबू कि ए जो प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट क्या कहता है बाबू? तो प्रॉपर सबसेट कहता है कि आपका ए के अंदर जो एलिमेंट हुआ है, मान लीजिए एक एलिमेंट है ए और बी, है ना, और आपका बी के अंदर जो एलिमेंट हुआ है, बी के अंदर जो एलिमेंट हुआ है, मान लिए ए बी सी, मतलब ये कह रहा है कि ए सबसेट रहेगा बी से, ए जो है सबसेट रहेगा बी से, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में रहेगा। लेकिन कंडीशन एक और है बाबू, क्या कि ए और बी कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों सेटवा जो बाबू ए और बी वो कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। देखिए यहाँ इक्वल हो सकता है, सबसेट के केस में इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये इसका सारा एलिमेंट आपका इसमें रहेगा, सबसेट बोल रहा है इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें रहेगा, लेकिन ए बी सी यहां लिखा हुआ तो यहां भी ए बी सी कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं, वो आपका क्या कहलाएगा? सबसेट ओनली। समझ में आया? जैसे यहां एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ए देखिए बाबू 1 2 3 और बी में क्या 1 2 3 4 5, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं? एकदम है। और इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल। इसका मतलब ये जो आपका ए और बी जो है आपका क्या कहलाएगा? ये प्रॉपर सबसेट है।
ए जो है सबका प्रॉपर सबसेट है। समझ में आया? मतलब सबसेट क्या होता है, तो ए का सारा एलिमेंट अगर बी में, तो उसके इसमें बोलेंगे कि ए जो है सो सबसेट है किसका, बी का। इसमें इक्वल भी हो सकता है एलिमेंट दोनों सेट में। लेकिन वहीं अगर हम प्रॉपर सबसेट में बात करें तो इसमें भी क्या कहता है कि अगर ए सबसेट है बी का, लेकिन एक और कंडीशन होगा कि ए कभी भी इक्वल नहीं होगा बी का, तो उस केस में हम लोग ए को बोलेंगे क्या चाहिए, प्रॉपर सबसेट है बी का। समझ में आया? कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी से बात आता है एक सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है, तो सुपर सेट होता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अब देखो बाबू, ए सबसेट है बी का, यहां से देखिए यहाँ ए सबसेट है बी का, तो इस केस में बी जो है बाबू उसको बोलेंगे सुपर सेट, है ना। जैसे ए इससे निकला ना बाबू, बी से निकला है, इससे बी से जब ये निकला है बाबू, तो ये तो आपका कहलाया सबसेट, और इससे निकला है ये सबसेट, तो ये जो आपका बाबू ये इसको बाप होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सुपर सेट है, ये सुपर पावर है ना। इसको क्या बोलेंगे, बी जो है इस एलिमेंट में, बी जो है सो आपका क्या कहलाएगा, सुपर सेट है। ये आपका बी जो है सब क्या कहलाएगा कि वो आपका सुपर सेट है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल में देखिए ए बी 1 लिखा हुआ, अरे यहां लिखा हुआ 1 2 3 ए बी सी। अब देखिए इसका सारे एलिमेंट इसमें बाबू, तो ए तो सबसेट है बी का, इस केस में बी जो बी तो एलिमेंट हो बड़ा बाबू, बी में एलिमेंट हुआ, इसके अलावा भी एलिमेंट है, तो इस केस में बी को हम लोग बोलेंगे बाबू, इस केस में बी को कि ये आपका क्या चाहिए, ये आपका सुपर सेट है। समझ में आया? चलिए जी, अब कुछ रिजल्ट है बाबू सबसेट के अंदर, वो याद रखिएगा। पहला रिजल्ट कहता है कि एवरेज सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है बाबू वो सबसेट होता है अपने आप का। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम सबसेट, तो आपको लिखने का नहीं दिखाएं कैसे लिखा जाता है, लेकिन मान लीजिए 1 और 2 लिखे बाबू, है ना। अब इसका सबसेट क्या होता है, 1 और 2 लिखे तो इसका सबसेट होगा 5 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, और फिर होगा आपका 1 2, है ना। इसी तरह लिखा जाता है, बताएंगे अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट में भी वही है कि कैसे लिखा जाता है, सो मतलब कितना एलिमेंट हो सकता है। सो अब देखिए बाबू, हम क्या बोले कि एवरेज सेट, ये सेट लिखा हुआ इज अ सबसेट, ये सबसेट होता है किसका, अपने आप का। देखिए बाबू, ये जो बाबू ये चीज हम सबसेट लिखे बाबू, ये जो है सबका सबसेट लिखे हैं, ये जो है सबका सबसेट लिखा है, ये जो है सबका सबसेट लिखा है। अब देखिए बाबू, वो लिखा हुआ कि प्रत्येक सेट जो है ना वो सबसेट होता अपने आप का, है कि नहीं। देखिए 1 2 1 2 ये आपका सबसेट है इसी एलिमेंट का, तो वही लिखा हुआ पहले का पॉइंट में कि प्रत्येक सेट जो है सबका सबसेट होता है इटसेल्फ, अपने आप का, है ना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या कहता है बाबू कि द इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इम्पटी सेट बाबू कुछ कोई भी सेट ले लो, ये इम्पटी सेट है वो सभी का सबसेट होता है, सबके, कोई सा भी सेट ले लो आप, 5 ले लो तो वो आपका अपने आप का सेट का रहेगा ही। मतलब मान लीजिए आप ज्यादा यह नहीं ले सकते कि कोई एलिमेंट में नहीं रहेगा गुरुजी अगर में, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो यह एलिमेंट बनेगा इसका सबसेट, है ना, यही एलिमेंट बनेगा इसका सबसेट। मतलब ये जो है सबसेट रहेगा प्रत्येक सेट का, वही लिखा अभी 5 मिनिमम, तो क्या 5 हो सकता है, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, है कि नहीं। मिनिमम तो 5 हो सकता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। जब ये 5 रहा नल सेट रहा बाबू, तो उसका भी ये सबसेट रहेगा। वही बोल रहा बाबू, क्या बोल रहा कि जो ये इम्पटी सेट ही दिखा रहा, तो इम्पटी सेट जो है वो सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। मतलब कोई सा भी सेट लीजिए बाबू, आपका जो इम्पटी सेट है ना वो आपका सबसेट होता है किसका, प्रत्येक सेट का। ये आपका सेकंड पॉइंट है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 के पावर n। अभी वही बोल रहे बाबू, मान लो एक के अंदर n एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर n एलिमेंट है ना। अगर इसमें पूछे बाबू कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालो, तो वो क्या कैसे निकालता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो निकालता है मेरा क्या चाहिए, तो 2 के पावर n। इसके अंदर कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है बाबू, है ना। इसके अंदर n एलिमेंट है, तो 2 के पावर मतलब 2 के पावर में जितना एलिमेंट हुआ सेट्स के अंदर। जैसे यहाँ देखिए बाबू, यहाँ देखिए यहाँ कितना एलिमेंट था, 2, तो 2 के पावर में जितना एलिमेंट हुआ रहेगा, 2 के पावर में कितना एलिमेंट है, 2, तो 2 के पावर 4, तो 4 आपका सबसेट बनेगा बाबू। देखिए यहाँ 4 बना भी है, 1 2 3 4, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऐसे निकलता है 2 के पावर में जितना एलिमेंट हुआ है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हम किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल से ही पता चला यूनिवर्स, है ना। वो क्या कहता है सुनिए, क्या सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अभी अंग्रेजी तो समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल क्या कह रहा है कि व्हेन यू आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर देन n इज यूनिवर्सल सेट। अब मान लीजिए बाबू हम एक कोई नंबर लिए 1 2 3, b कोई नंबर लिए 3 4, कोई सा भी लिए। अब जब बाबू ये सब दोनों नंबरवा, ये सब दोनों सेटवा के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई नेचुरल नंबर ले लिए बाबू, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 से लेकर n तक जाता है।
अब ये सब दोनों सेटवा के कंटेंट में होगा, ये सब दोनों सेटवा के कंटेक्स्ट में जो एंड है सो ये मेरा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि किसी भी दो सेट या तीन सेट, कोई सा भी सेट लीजिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आप एन लिखते हैं वो अगर बढ़ रहा तो उसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब जी देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सब एलिमेंट आएगा बाबू। और ए में क्या लिखे 1 2 3, अब बी में क्या लिखे 3 4। अब ये जो नेचुरल नंबर बाबू इसके अंदर तो ये यो एलिमेंट आएगा, यो एलिमेंट आएगा, ये सब दोनों का एलिमेंट आएगा। इसका मतलब एन जो सो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल का मतलब ये क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा है। तो वही लिखा जैसे एग्जांपल तो यहां समझ बाबू 1 2 3 लिखा, बी में लिखा 4 5 6, और सी में लिखा 1 3 7, और फिर यहां यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में ये सारे एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आया? मतलब किसी भी सेट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर सकते हैं कि वो आपका यूनिवर्सल सेट है या नहीं। तो कोई सा भी सेट लेते बाबू, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सेटवा लीजिएगा जिसके अंदर सारा सेटवा के एलिमेंट आ जाए तो उस सेटवा को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल नाम से ही पता चला यूनिवर्स, मतलब वो यूनिवर्स में सभी पूरा यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है। यूनिवर्स का मतलब क्या चाहिए, वो जितना भी सेट लिए हैं वो सारा का एलिमेंट वो उस यूनिवर्स में है। समझ में आया? तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। नाम से ही पता चल रहा है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेट, और आप जानते हैं किसके बारे में, पावर सेट क्या होता है। किसके बारे में जानते हैं बच्चों लोग, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन ऑफ अ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अब ये क्या कहता है बाबू कि मान लिया अभी जो उधर लिखे थे ना एलिमेंट बाबू 1 2, यहां मान लिया हम ए और बी ले लिए है ना। तो अभी हम तुरंत बताएं बाबू कि इसके अंदर क्या बोलते हैं, सबसेट कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। 2 के पावर जितना एलिमेंट हुआ तो 2 के पावर कितना एलिमेंट है 2, तो 4 सबसेट लिखाएगा। कैसे लिखते हैं सबसेट, तो पहले 5 होगा आपका, फिर आपका ए होगा, फिर आपका बी होगा, अलग अलग करते हैं, और फिर आपका साथ हो जाएगा ए और बी, है ना। ये आपका 4 एलिमेंट लिखा गया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं। ये तो आपका सबसेट बन गया। अब ये सबसेटवा को भी एक सेट बना दीजिएगा बाबू, तो आपका कहलाएगा वो पावर सेट। अब सेट कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, इसके बाहर आपका कर्ली ब्रेसेस इधर लगा दीजिए और इसके अंदर इधर लगा दीजिए कर्ली ब्रेसेस, ये क्या बन गया, सेट। तो किसी भी सेट का जो लिखते हैं वो किसी का भी सेट जो है, किसी का भी सेट, ये सेट लिए तो किसी का भी सेट उसका सबसेट और उसका भी अगर सेट बना दीजिएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। वही लिखा बाबू कि ए जो सेट है तो कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। आज इसको डिनोट कैसे करते हैं, पीए से लिखा होगा, है ना। समझ में आया? मतलब कोई सा भी सेट का सबसेट लेते बाबू और उस सबसेट को भी अगर आप सेट बना दे तो वो आपका पावर सेट कहलाएगा। आते देखिए एग्जांपल में क्या लिखा 1 2 3। अब इसका पावर सेट बनाया बाबू तो क्या बना 5 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 और 1 2 3। अब 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हुआ। अब ये 8 एलिमेंट को क्या लिखे, सबसेट, और इसके अंदर भी एक सेट बना दिया बाबू, बाहर लिखे ना, बाहर ये सिंबल दिए हैं, है ना। तो ये भी बन गया सेट। अब ये भी जब सेट बन गया तो बस इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट है। ये समझ में आया? जैसे देखिए नोट में याद रखिएगा बाबू कि नोट में ये याद रखना कि पावर सेट जो है कभी भी नॉन इंपटी रहता है, मतलब कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि वो इंपटी रहे। सही बात है। अगर इसके अंदर हम अगर एन 0 एलिमेंट में रखेंगे बाबू तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नहीं कह नहीं रहा, समझिए पहले बात को। जैसे मान लीजिए अगर आप ये जो पावर सेट है बाबू ये क्या बोल रहा है कि हमेशा जो है सो नॉन इंपटी रहता है। मान लीजिए आप ज्यादा यही नहीं कर सकते सर कि इसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं है, यही ना कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू 5 कि एक ऐसा सेट है गुरुजी जो 5 उसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं। अगर इसका भी पावर सेट लिखना बाबू तो इसका पावर सेट कैसे लिखा था 5 लिखिए और इसके अंदर फिर एक सेट बना दीजिए, ये आपका पावर सेट लिखा जाएगा। अब इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया ना, इससे नीचे तो कुछ लिख नहीं सकते आप, इसके अंदर भी एक एलिमेंट आ गया। तो यही याद रखना आपको कि पावर सेट जो है बाबू उसके अंदर कभी भी इंपटी सेट होता ही नहीं है ना। वही लिखा कि पावर सेट जो है सो हमेशा नॉन इंपटी सेट होता है। ये बात हमेशा याद रखिए क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 0 रख सकते हैं और इसका पावर सेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेट बनाया और उसके अंदर ये एलिमेंट रख दीजिए, ये पावर सेट बन जाएगा, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा कि सो दैट पी मतलब इतना इज इक्वल टू 4 करना है ना। अब देखिए P ये 5 लिखा हो, 5 का मतलब क्या, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखो बाबू याद रखिएगा कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है पावर सेट में तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में पहले जान लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं।
देखिए वो क्या याद रखना कि इफ ए जैसे नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं उसी तरह नंबर ऑफ पावर सेट भी निकलता है कि अगर एक के अंदर फाइनाइट सेट एन एलिमेंट्स है ना, तो अगर पावर सेट निकालेंगे कि उस एलिमेंटों में कितना, उस सेटों में कितना पावर सेट निकलेगा, तो इसमें भी 2 के पावर n लगता है फॉर्मूला, है ना। अब इसमें भी 2 के पावर n लगेगा, मतलब देखिए इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है बाबू, तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसके अंदर जो यहां तक जो है सो 1 एलिमेंट आ गया, है ना। अब ये 1 एलिमेंट बन गया, अब बताओ यहां क्या बन जाएगा, ये 2 के पावर 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 के पावर 1, क्योंकि हम ये तो 1 एलिमेंट हो गया बाबू, 1 एलिमेंट रहा। हम क्या बताए कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकलता, अभी यहां तक बात नहीं कर रहे हैं, यहीं तक बात कर रहे हैं। पहले भी यहां तक बात किए तो यहां तक मेरा 1 एलिमेंट आ गया, अब इस पी तक बात कर रहे हैं तो इस पी तक कितना एलिमेंट आएगा, तो इस पी तक आएगा कि इसके अंदर जो से 1 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 1 होगा, तो 2 के पावर 1 कितना होता है, तो 2 के पावर 1 होता है 2, तो ये इसके अंदर जो है 2 एलिमेंट हो जाएगा, है ना। ये कहां तक बात किए, यहां तक बात किए बाबू, है ना, यहां तक बात किए हुए, है ना। अब ये पूरा अगर बात करें बाबू यहां तक, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो इसके अंदर तो मेरा कितना एलिमेंट रहा बाबू, तो इसके एलिमेंट मेरा इसके अंदर जो, इसके अंदर तो 1 एलिमेंट रहा और इसके अंदर जो है 2 एलिमेंट रहा। अब ये हमको एनपी निकालना बाबू जिसमें 2 एलिमेंट है, तो क्या निकालता है 2 के पावर n क्या लिखा था कि उसके अंदर एलिमेंट है कितना, एलिमेंट है कितना बाबू 2, तो 2 के पावर 2 कितना गया 4, देखिए 4 एलिमेंट हो दिए, वही शो करने के लिए बोल रहा है ना। तो याद रखिएगा इसमें भी जो अगर टोटल नंबर ऑफ पावर सेट बोलो निकालने के लिए आपको, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला बाबू, जैसे आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं उसी तरह आपका निकलता है टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, कि उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, मतलब 2 के पावर में जितना सेट के अंदर एलिमेंट है वो लिख दीजिए। समझ में आया, ये फॉर्मूला था। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है बाबू, देखिए ये क्या लिखा हुआ कि ए के अंदर कितना एलिमेंट है, ए बी, और हमको फाइंड करना है कि पी। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आप लोग पीडब्ल्यू करके आए, पीडब्ल्यू ने एचडब्ल्यू है बाबू, ये ना, ये आपका एचडब्ल्यू है, होमवर्क करके आए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है बाबू लोग, ये बढ़िया संभाल के कीजिएगा बाबू, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट में ए और एक एलिमेंट में खाली बी नहीं है, इसके अंदर भी सेट लगल है ना, ये याद रखिएगा। तो ये संभल के करके आपको एचडब्ल्यू करके आना है। तो आज जो बाबू हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, सेट्स क्या होता है, फिर बात कर लिए कि इसके टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं, फिर बात कर लिए सबसेट कितने होते हैं, और कुछ 2-4 चीज जान लिए, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, और आपका यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, इस सब के बारे में जान लिए। ये तो 50% कवर हो गया। नेक्स्ट डे जो हम लोग जानेंगे वेन डायग्राम में, और वेन डायग्राम में किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जानेंगे, है ना, और कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करेंगे फिर, है ना। तो आज उम्मीद करते बाबू बढ़िया से आप लोग को समझ में आया, जितना भी समझाया है ना, तो आराम से एकदम दिल लगा के पढ़िए, एकदम इस बार अच्छे से नौकरी क्वालिफाई कीजिए, हम पूरा गर्दा उड़ा के मेहनत कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद बाबू लोग।